नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग माउथ, टीथ एंड टीथ फार्मूला, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वेरियस एग्जाम्स के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमको परेशान करते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सलाइवा क्या है, एंजाइम्स क्या है। तो यहाँ पर एकदम घबराने की बात नहीं है। चीज़ें जो हैं आपको मक्खन की तरह समझ में आने वाली हैं। तो मान लीजिए आप जो फूड लेते हैं उसमें होता है चिकन, होता है एग, होता है मटन, राइस, चपाती, वेजिटेबल, ये सब सारी चीज़ें आप खाते हैं। और जब फूड को आप इस फॉर्म में लेते हैं तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। मान लीजिए आप अपना कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड अपने बॉडी को आप देना चाहते हैं, परंतु आपकी बॉडी इस बात को इनकार कर देती है कि इसे मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें सेल्स एंड टिश्यूज जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को कैसे लेंगे। तो आप बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास तो यही फूड है और यही तुम्हें भी लेना है। तो आपकी बॉडी आपको समझाती है, ये बोलती है कि भैया ये जो आप हमें दे रहे हो ये फूड मेरे लिए नहीं है। हमारा जो टिश्यूज हैं, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे बोन्स हैं, उनके लिए आहार नहीं है। हमारी बॉडी को तो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड चाहिए। तो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का मतलब है कि आप हमें अमीनो एसिड दो, हमें सिंपल शुगर दो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दो, विटामिन एंड मिनरल्स दो, तो हमारी बॉडी इसे अब्जॉर्ब करेगी। आप दे रहे हो हमको कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड और हम इसे कैसे ले पाएंगे? हमारी मसल्स जो है, हमारी टिश्यूज इसे कैसे लेंगी? तो इसी बात पर आपका और आपके बॉडी के बीच में अनबन हो जाती है। जब आपकी और आपकी बॉडी में अनबन हो जाती है तो वहां पर रोल आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम आता है और कहता है भाई साहब आप दोनों झगड़ना बंद करिए और आप एक ऐसा काम करिए कि ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है इसे आप हमको दे दीजिए। हमको चिकन दे दीजिए, एग दे दीजिए, मटन, वेजिटेबल, राइस, जो आपको खिलाना है वो सारा हमें दे दीजिए। और मैं क्या करूँगा कि आपके बॉडीज को, सेल्स को, टिश्यूज को इसे तोड़कर, यानी कि सिंप्लीफाई करके सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड जिसमें अमीनो एसिड रहेगा, सिंपल शुगर रहेगा, ये सब सारी चीजें मैं आपके बॉडी को दे दूंगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है? इसमें आता है माउथ, आता है टीथ, आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यही कहती है कि भैया हम आपके कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में तोड़ देंगे। और इसी प्रोसेस को जब कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में तोड़ा जाता है तो इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ डाइजेशन को देख लेते हैं। तो पहला टाइप होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा टाइप होता है केमिकल डाइजेशन। तो ये जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें किसी भी फूड को जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसे सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में जब तोड़ा जाता है तो उसमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। मतलब हम उसको चबा कर यदि तोड़ रहे हैं अपने दांतों की मदद से, या फिर उसे अपने दांतों की मदद से एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना रहे हैं जिसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं, या फिर हम किसी भी और मस्कुलर मूवमेंट की वजह से यदि कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अपने दांतों का यूज करते हैं फूड को क्रश करने के लिए, उसको चबाने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए। तो ये हमारा जो दांत होता है एक प्रकार का उस कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में जो तोड़ रहा है उसमें वो अपने जबड़ों का इस्तेमाल कर रहा है, मस्कुलर मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। परंतु केमिकल डाइजेशन वह डाइजेशन होता है जिसमें डाइजेशन एंजाइम्स की हेल्प से हो। जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है वो ब्रेक डाउन एंजाइम्स की हेल्प से हो, और उसी को हम क्या आता है? केमिकल डाइजेशन कहते हैं। परंतु यहाँ पर यह सवाल आता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? तो देख लीजिए, एंजाइम्स एक प्रकार का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है जिसे हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, जिसका काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में चेंज करना। तो ये एंजाइम का काम होता है और यही एंजाइम्स करता है। जब भी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं,
तो सबसे पहले यह डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा माउथ है और इसी माउथ में जो कैविटी होती है, मतलब जो खाली स्पेस होता है, उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, या फिर इसे हम कभी कभी बक्कल कैविटी भी कह देते हैं। और यहाँ पर हम अपने फूड को लेते हैं और खूब अच्छी तरीके से दांतों की मदद से उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद ये ओसियोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है फॉर द फर्दर डाइजेशन। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ पर हुआ? माउथ में होता है। तो माउथ में हम किसकी हेल्प से करते हैं? तो पहला हो गया हमारा टीथ। तो यहाँ पर जब टीथ का सवाल आता है तो टीथ का रोल क्या होता है? तो वही अभी हमने जैसे कि बताया, ये क्या करता है कि किसी भी फूड को छोटे छोटे पार्ट में मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है, मतलब ये एक प्रकार से मैकेनिकल डाइजेशन को परफॉर्म करता है। और ये टीथ होता कैसा है? तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। टीथ के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये जो हमारा टीथ होता है, जो हमारा दांत होता है, वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम से बना हुआ होता है। और जो हमारा टीथ है उसका जो ऊपर वाला भाग है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम क्रॉन कहते हैं। और जो मसूड़ों के अंदर रहता है, मतलब गम्स के अंदर रहता है, ये जो गम है इसके अंदर जो टीथ का पार्ट रहता है, इसे हम रूट कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रॉन किसे कहते हैं और रूट कहते हैं किसे कहते हैं। और हमारे जो टीथ होता है, दांत होता है, उसका ऊपरी वाला सबसे लेयर जो होता है वो इनेमल से मिलकर बना हुआ होता है। ये इनामिल जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, मतलब इससे ज्यादा मजबूत हमारे बॉडी में कोई हड्डी भी नहीं हो सकती। मांस की तो बात छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा हार्डनेस किसी हड्डी में भी हमारे शरीर में नहीं है, मतलब ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और ये किससे बना हुआ होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। यदि यह आपसे सवाल पूछे कि दांत किससे बना हुआ होता है, तो आपको जवाब देना है कैल्शियम से। लेकिन यदि दांत के ऊपरी लेयर यानी कि इनेमिल की बात पूछेगा वो, तो आपको जवाब देना है कि वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। मान लीजिए हमारा एक ये जबड़ा है, मान लीजिए ऊपर वाला मान लीजिए या फिर नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे एक जबड़े में, हमारे मुंह में 4 प्रकार के टीथ होते हैं, मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो पहला है और जो सबसे आगे रहता है उसे हम इंसीजर कहते हैं, और इस इंसीजर को हम आई से हम इंडिकेट करते हैं। और ये एक प्रकार का कटिंग टीथ है। जब भी हम ब्रेड को या फिर चपाती को काटते हैं तो इसी कटिंग टूथ यानी इसी इंसीजर की हेल्प से उसे हम काटते हैं। दूसरा जो है उसे हम कैनाइन कहते हैं, और ये कैनाइन जो होता है एक प्रकार का टीयरिंग टीथ होता है, जिसे हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं। ये काम क्या करता है? जो अब हम रोटी को काट कर अंदर लिए हैं अपने मुंह में, इसे वह क्या करेगा? छोटे छोटे पार्ट में फाड़ेगा, वो उसे फाड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर्स। ये जो प्रीमोलर्स होते हैं इसको हम स्मॉल पीएम से इंडिकेट करते हैं, और इसका काम होता है ब्रेकिंग टीथ, मतलब ब्रेक डाउन करता है। जो भी फूड हम लेते हैं उसको ये तोड़ने का काम करता है। और लास्ट वाला जो ये टीथ होता है इसे हम मोलर कहते हैं, और इसका काम होता है ग्राइंड करने का। अब हमने जो भी टुकड़ा मैंने खाया था उसको कट कर लिया, टीयर कर लिया, ब्रेक कर लिया, अब उसे और भी ग्राइंड करने की जरूरत है। उसे और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की जरूरत है, तो वो काम करता है हमारा मोलर। और ये जो मोलर टीथ होता है ये सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होता है। तो यदि हम इन चारों टीथ को मिला लें तो जो जिसके भी दांत में, मतलब मुंह में ये चारों टीथ होते हैं, और यदि वो एडल्ट पर्सन है तो उसकी यदि आप काउंटिंग करेंगे तो वो 32 दांत होते हैं। यदि कोई एडल्ट पर्सन है तो उसमें 32 दांत होते हैं। तो आप बहुत बार यहाँ पर सुने होंगे कहीं भी कि अरे बहुत मत बोलो नहीं तो हम मार के तुम्हारी 32 झाड़ देंगे। तो वो 32 यही है, इसी को लोग झाड़ने की बात करते हैं। तो यदि हम टीथ फॉर्मूला यदि निकालेंगे तो टीथ फॉर्मूला निकालने के लिए इस जबड़े का, मतलब ये हमने एक जबड़ा लिया है, इस जबड़े को बीचों बीच फाड़ देंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कितने टीथ हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंसीजर हमारे पास कितने हैं? 2 इंसीजर्स हो गए। कैनाइन हमारे पास कितने हो गए? कैनाइन टीथ जो है हमारे पास 1 है। और प्रीमोलर कितने हैं?
प्रीमोलर 2 टीथ हैं, और जो मोलर टीथ होता है वो हमारे पास 3 मोलर टीथ होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो टीथ फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले हम ऊपरी भाग के लिए लिखेंगे, फिर निचले वाले भाग के लिए। तो पहले हम लिखेंगे इंसीजर्स, कितने इंसीजर्स हैं, 2। कैनाइन फिर कितने हैं, कैनाइन 1 है। उसके बाद प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर 2 है। उसके बाद मोलर्स कितने हैं, मोलर्स 3 हैं। तो ये ऊपरी वाले जबड़े के लिए हो गया, और ऐसे ही हम निचले वाली जबड़ों के लिए 2, 1, 2, 3 लिख देते हैं। और इन सभी को यदि आप काउंट करेंगे तो ये 32 टीथ आते हैं, और इसी तरीके से लिखने पर ये किसी एडल्ट पर्सन के टीथ फॉर्मूला को इंडिकेट करता है। अब ये 32 कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर इंसीजर्स कितने हो गए, 2। उसके बाद कैनाइन हो गए 1, प्रीमोलर हो गया 2, और मोलर्स हो गया 3। तो इन एक साइड के यदि एक हाफ को आप ऐड करिएगा तो 8 आएगा, और नेक्स्ट हाफ वाले को टीथ को देखिएगा तो भी 8 आएगा। तो इस प्रकार से यदि आप इसे ऐड करेंगे तो हमारे एक जबड़े में 16 टीथ आते हैं, तो हमारे दोनों जबड़े में कितने आएंगे, 32 टीथ आएंगे। और इसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, इस फॉर्मूला से इंडिकेट करेंगे, जहां पर पहला संख्या हमारा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और उसके बाद मोलर होगा। और यदि हम इस मोलर को देखें तो मोलर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मोलर है, सेकंड मोलर है, एंड यहाँ पर थर्ड मोलर आता है। ये जो हमारा थर्ड मोलर है इसे ही हम विजडम टीथ कहते हैं, या फिर अकल दांत। ये बहुत लास्ट में आता है, जब पर्सन बहुत एडल्ट हो जाता है, एबव 27 या फिर 28 हो जाता है, मतलब 27-28 साल का हो जाता है, तब इसको ये आता है। इसलिए बहुत जगह आप गांव में सुने होंगे कि भाई इनको अभी अकल दांत आना बाकी है, यानी कि अभी तक इनके पास अकल नहीं, अकल आया ही नहीं है। ऑल्दो इससे दांत का उनका कोई रिलेशन नहीं है अकल का, फिर भी ये अकल दांत ऐसे कहते हैं। और इस प्रकार से यदि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टीथ फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पर्सन के अंदर 32 दांत कैसे होते हैं और टीथ फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं। परंतु हम बहुत सारे टीथ ऐसे होते हैं जो कि एक बार में आते हैं फिर झड़ जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसके अंदर एक बार सारे दांत आते हैं और उसके बाद वो झड़ जाते हैं, तो सारे दांत नहीं होते, उसमें कुछ कैलकुलेटेड दांत ही होते हैं। 20 ही ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आते हैं और झड़ जाते हैं। तो आइए उन सभी चीजों के बारे में देखते हैं कि बच्चों में कौन सा दांत होता है, फिर कौन सा दांत झड़ जाता है। तो जब भी हम टीथ को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई, सी, पी, एम एंड एम के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और यदि हम बच्चों का देखें तो बच्चों के भी हाफ दांत को हम लेंगे तो देखेंगे कि ये जो प्रीमोलर दांत होते हैं, जो कि 2 दांत प्रीमोलर होते हैं ये वाले, और ये जो लास्ट वाला थर्ड मोलर दांत होता है जो कि विजडम टीथ होता है, और ये वाला, ये दोनों दांत नहीं आते उसके अंदर। ये दोनों दांत आएंगे ही नहीं। जो बच्चा हुआ है और जो 2 साल का तक का है उसके अंदर ये दोनों दांत नहीं आएंगे, बाकी सारे दांत आएंगे और वो एक बार आकर दोबारा झड़ भी जाएंगे। और ये जो दांत होते हैं जो प्रीमोलर होते हैं, और ये तीसरा वाला जो विजडम टीथ होता है, ये परमानेंट आते हैं, मतलब केवल एक ही बार आएगा। यदि उसके बाद भी यदि झड़ गया वो तो दोबारा उगने वाला नहीं है। परंतु इसके अलावा जो इंसीजर है, यहाँ पर 2 इंसीजर्स हैं, ये आएंगे। उसके बाद एक हमारा कैनाइन आएगा, ये भी आएगा, और ये जो 2 मोलर्स दांत हैं ये भी आएंगे बच्चे का। तो आइए इनके टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। तो जो 2 साल का बच्चा होता है उसके अंदर यदि हम टीथ की संख्या देखेंगे तो ये इंसीजर्स इसके पास 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, एंड प्रीमोलर नहीं होगा। प्रीमोलर जो है वो नहीं होगा, और लेकिन मोलर होंगे। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2, 1 हो गया, 2 हो गया हमारा इंसीजर के लिए, 1 हो गया कैनाइन के लिए, और प्रीमोलर नहीं है, इसलिए प्रीमोलर नहीं है तो उसको हम 0 लिखेंगे। और मोलर कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं 2, 1, 0, 2। तो जो बच्चों का दांत का फॉर्मूला होता है, यानी कि टीथ फॉर्मूला होगा फॉर चाइल्ड जो कि 2 साल तक के हैं, उनका हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारे के सारे दांत जो है झड़ जाते हैं। यदि इसकी आप काउंटिंग करिएगा तो ये 20 ही होंगे। कैसे, 2, 1, 3, 3, 2, 5, एक साइड में 5 है तो दूसरे साइड में भी 5 होगा, तो 5 + 5 10 हो गया। यानी कि एक जबड़े में जब 10 दांत आ रहे हैं तो दोनों जबड़े में कितने आएंगे, 20 दांत आएंगे। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि ये एक बार दांत आते हैं और उसके बाद झड़ जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइफेडोंट टीथ कहते हैं।
तो बचे हुए दांत कितने हुए जो कि परमानेंट होंगे? वो इसी 32 में से यदि हम 20 को घटा देंगे जो कि एक बार झड़ जाते हैं तो वो हो गए 12 टीथ, और यही 12 टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोफाइडोंट टीथ कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मोनोफाइडोंट टीथ है वो लाइफ में केवल और केवल एक बार आता है। यहाँ देखिए मोनो लगा हुआ है, मोनो माने एक, डाई माने दो, जो कि 2 बार आता है। तो 2 बार कौन से दांत आते हैं? वो मिल्क टीथ आता है, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं, और वो झड़ जाते हैं। तो यही सब दूध के दांत है। और दूध के दांत में कौन कौन से हो गए? 2 इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, प्री मोलर होता ही नहीं, मोलर 2 होता है। और जो लास्ट वाला थर्ड मोलर था जिसे हम क्या कहते थे? विजडम टीथ कहते थे। विजडम टीथ तो अकल दांत तो बहुत बाद में आता है, तो वो आता है 28-30 के बाद लगभग आता है। इसलिए बच्चों में यही सिर्फ दांत आते हैं जो कि एक बार झड़ जाते हैं, जिसे हम डाइफेडोंट टीथ कहते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि सिर्फ केवल और केवल एक बार आते हैं, उसे हम मोनोफाइडोंट टीथ कहते हैं। चलिए, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं और किशोरा अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, मतलब आप एडोलेसेंट के एज में पहुंच गए हैं, जो कि लगभग 17 से 20 साल का एज होता है। तो अभी तक तो आप जब तक बच्चे थे तब तक आपके पास मिल्क टीथ हुआ करता था और उनकी संख्या 20 थी, जो कि एक बार झड़ चुकी है। तो अब जो है एडोलेसेंट के एज में अब आपको नए दांत मिलेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो एडोलेसेंट का एज होता है इसमें कितने दांत आते हैं और उनका टीथ फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जितने दांत एडल्ट में आते थे लगभग उतने ही दांत आएंगे, परंतु जो हमारा एक लास्ट दांत हुआ करता था जिसे हम विजडम टीथ कहते थे यहाँ पर, जो कि थर्ड मोलर हुआ करता था, ये नहीं आता। तो इसके वजह से जो मोलर हमारे पास 3 हुआ करते थे, अब 3 की जगह केवल और केवल 2 मोलर ही आएंगे। विजडम टीथ बहुत बाद में आएगा। इसलिए यदि हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले हम इंसीजर रखेंगे, तो 2 इंसीजर है, उसके बाद 1 कैनाइन है, 2 प्री मोलर है और 2 मोलर है। तो इस प्रकार से ये अपर जॉ के लिए हो गया और लोअर जॉ के लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 दूनी 28 दांत हमारे एडोलेसेंट एज में आते हैं। तो यदि काउंट करना हो तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1/2 में जब 7 है तो दोनों का मिलाकर हो गया 14 और 14 टू ज़ा 28। तो इस प्रकार से जब आप किशोरा अवस्था में रहते हैं तो आपके पास 28 दांत आते हैं और ये सभी के सभी परमानेंट टीथ होते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने टीथ फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला था एज ए क्विक रिवीजन। तो हम लोग किसी भी एक जॉ को लेते थे, मतलब किसी भी जबड़े को लेते थे और उस जबड़े के आधे भाग को कंसीडर करते थे और उसी के आधार पे नंबर ऑफ टीथ्स को भी निकालते थे और उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते थे। वो सीक्वेंस क्या था कि सबसे पहले हम लोग इंसीजर्स को लिखेंगे, फिर कैनाइन को लिखेंगे, फिर उसके बाद प्री मोलर और उसके बाद मोलर को लिखेंगे और उसी के आधार पे हम लोग टीथ फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ टीथ को निकालते थे। तो जब तक हम लोग 2 साल के बच्चे थे तब तक हमारे पास 20 ही दांत हुआ करते थे, जो कि मिल्क टीथ हम कहते थे। ये मिल्क टीथ एक बार झड़ जाते हैं, फिर दोबारा से ये सब दांत आते हैं जो कि एक परमानेंट के फॉर्म में हो रहते हैं, जो कि हमारे थ्रू आउट द होल लाइफ रहते हैं। तो चूंकि एक बार ये झड़ जाते हैं फिर से दोबारा आते हैं, इसीलिए इस नंबर ऑफ ये जो 20 दांत है, इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इस टीथ को क्या कहते हैं, डाइफाइडोंट टीथ कहते हैं। अब जब हम थोड़े से बड़े होते हैं और किशोरा अवस्था में पहुंचते हैं, जब हमारी एज 17 से 20 साल की होती है, तो हमारे पास 28 परमानेंट टीथ हो चुके रहते हैं। चूंकि यहाँ पर जो यदि हम संख्या देखें 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ही सिर्फ मोलर टीथ है, यानी कि जो थर्ड मोलर टीथ हुआ करता था जो कि विजडम टीथ है, वो विजडम टीथ नहीं रहता, वो आगे चलकर हमें मिलता है जब हम एडल्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोलर टीथ 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोलर टीथ 3 है। और ये जो एडल्ट होता है उसके पास टोटल 32 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं और साथ ही साथ इसमें विजडम टीथ भी रहता है जो कि थर्ड मोलर होता है।
यदि हम लार्जेस्ट टीथ की बात करें तो वो हाथी के पास होता है। जो आप कभी भी देखे होंगे, हाथी का जो ये आगे वाला सूंड के पास जो ये दांत होता है, ये सबसे बड़ा टीथ होता है। और ये कौन सा टीथ होता है? ये इंसीजर्स होता है। इंसीजर्स, जिस इंसीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कटिंग टीथ होते हैं उसी को हम इंसीजर्स कहते हैं। और ये इंसीजर्स जो होते हैं एलिफेंट के अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं और मॉडिफाई होने के बाद इस प्रकार का रूप ले लिए हैं। तो यहां तक हमारा टीथ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ये जो हम देख रहे हैं, तो ये हमारा फेस है। हमने कोई फूड खाया तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि विद द हेल्प ऑफ टीथ उसको ब्रेक डाउन किया गया, यानी कि दांतों की मदद से जो बड़ा टुकड़ा था उसको एकदम ग्राइंड करके पीस करके छोटा छोटा बना दिया गया। और अब उसमें क्या होता है, लार मिलता है। जो हम लोग जब भी फूड लेते हैं तो उसमें बहुत सारा लार आता है, हमारे मुंह में सलाइवा आता है, जिसे वो क्रश करके उसमें मिलाने की कोशिश करता है। ये जो लार होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, वो मोस्टली 3 ग्लैंड्स द्वारा बनाए जाते हैं। वैसे तो हमारे मुंह में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मोर देन 100 ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं, बट वो मेजर ग्लैंड्स नहीं होते, माइनर होते हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो पहला जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ा होता है और सबसे कान के पास होता है। ये एक साइड में हम ये एक साइड का फेस देख रहे हैं। और दूसरा कौन सा ग्लैंड होता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और तीसरा हो गया सब लैंगुअल ग्लैंड। तो ये एक साइड में ये तीनों होते हैं और दूसरे साइड में भी होते हैं, मतलब ये पेयर्स में पाए जाते हैं। यानी कि पैरोटिड ग्लैंड है तो ये भी 2 होगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होगा तो ये भी 2 होगा, एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स होंगे तो ये भी 2-2 के फॉर्म में होंगे। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6 ग्लैंड्स जो मेजर ग्लैंड्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं और जो सलाइवा बनाने का काम करते हैं। इन ग्लैंड्स में सलाइवा कहां पर बनता है? एसनी में बनता है। और ये एसनी क्या होती है? ये एक प्रकार का क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे इस प्रकार से सेल होते हैं जो कि इस डक्ट में, इस पाइप में जो दिख रहा है ना, इसी पाइप में अपना सलाइवा छोड़ते हैं और इस डक्ट से होता हुआ वो हमारे बकल कैविटी तक आता है और वहां पर सारा का सारा सलाइवा वहां पर आ जाता है। यदि हम सलाइवा के बारे में देखें तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 से लेके 7.3 तक होता है, जिसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ना ही एसिडिक दिख रहा है ना ही क्या होता है बेसिक दिख रहा है। अप्रॉक्स 7 के है, इसलिए इसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। हमारे मुंह में लगभग 1.5 से 2.5 लीटर तक सलाइवा डेली बनता है। जो भी हम खाना खाते हैं मुंह में उसको क्रश करते हैं, उसमें पूरा सलाइवा मिल जाता है, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। और ये सलाइवा अब अपना काम और अपना जादू दिखाने के लिए तैयार है। और इस सलाइवा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? केमिकल डाइजेशन करना। केमिकल डाइजेशन, और केमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से। और यही जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स निकलते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उन एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। तो सलाइवा में जो सबसे पहला होता है म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? ये जो हम फूड खाते हैं उसमें लुब्रिकेशन करने का काम करता है, मतलब उसमें लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो हमारे अच्छे से हमारे गले के नीचे उतर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे में एक एंजाइम निकलता है जिसे अमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिन भी उसको कहते हैं। इस टाइलिन का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदल देता है, मतलब तोड़ता है। ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और हमने बताया कि एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि केमिकल डाइजेशन करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। वो किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। किस फॉर्म में तोड़ता है? सिंपल शुगर का फॉर्म में तोड़ता है। और मुंह के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये लगभग 30% तक डाइजेस्ट होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर ये कहाँ होता है? तो ये हमारे पेट में होता है। इसीलिए जो ये अमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में भी निकलता है और दूसरा पेंक्रियाज में भी निकलता है। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में ये वाला जो एंजाइम निकलता है जिसे हम अमाइलेज कहते हैं और टाइलिन कहते हैं, इसके बहुत अलग अलग भी नाम होते हैं। ये जैसे हो गया कि अल्फा अमाइलेज कह दिया गया, सलाइवरी अमाइलेज
हो गया, या फिर बहुत जगह पे सबसे ज्यादा फेमस नेम है टाइलिन का। तो ये भी पूछ सकता है कि टाइलिन का सिक्रेशन कहाँ पर होता है। तो टाइलिन होता तो ये माइलेज ही है, लेकिन इसका सिक्रेशन हमारे मुंह के अंदर होता है और सलाइवा में होता है। और जो ये पेंक्रियाज में होता है उससे हम पेंक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं, और नहीं तो सिंपली भी आप एमाइलेज ही कह सकते हैं। होता ये एक ही चीज है, डिफरेंट चीज नहीं है। और इसका काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ता है। नेक्स्ट एंजाइम है लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम होता है जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है, ये एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। इसका मुख्य काम होता है कि जो भी कोई बैक्टीरिया या फिर पाइथोजेंस हमारे खाने के साथ हमारे मुंह तक पहुंच जाता है, ये उसे मारने का काम करता है, ये उसे मार देता है या फिर उसके ग्रोथ को रोक देता है, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पाएगा फर्दर। ये काम ये एंजाइम करता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट एक प्रकार का सबस्टांस भी हमारे सलाइवा में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओपिमॉर्फिन। ये ओपिमॉर्फिन एक प्रकार का पेन किलर का काम करता है। तो ये तो हमारे जो मेजर ग्लैंड्स थे उनके सिक्रेशन थे। तो कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं और उनके सिक्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से एक एंजाइम है लिंगुअल लिप्से। तो ये लिंगुअल लिप्से भी हम इसको कह सकते हैं और बहुत जगह लिप्से भी कहा जाता है। इसका काम होता है लिपिड्स या फिर फैट को डाइजेस्ट करना। चूंकि ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड है इसलिए इसका सिक्रेशन बहुत ही कम अमाउंट में होता है और इसीलिए इसको हम बहुत कैलकुलेट नहीं करते, परंतु यह जानना आवश्यक रहता है कि हमारे सलाइवा में ये एंजाइम भी लिंगुअल लिप्स से पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सलाइवा में क्या कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। पहला हो गया अमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, दूसरा हो गया लाइसोजाइम और तीसरा हो गया लिंगुअल लिप्से। इसके अलावा भी हमारे सलाइवा में म्यूकस पाया जाता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओपिमॉर्फिन भी पाया जाता है जो कि एक प्रकार का पेन किलर होता है, और साथ ही साथ जो हमारा सलाइवा होता है उसमें 99% तक पानी होता है, मतलब वाटर होता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, WBC भी होते हैं और एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। ये जो WBC होता है, तो WBC के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। तो जब इसके अंदर DNA पाया जाता है तो इसी के अनुसार यदि आपका सलाइवा यदि कोई टेस्ट कराया जाए तो उस सलाइवा से इस DNA को निकाला जा सकता है और आपका पता लगाया जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने दांत से काट कर किसी को मारिएगा नहीं तो ये DNA वहां से पता चल जाएगा और आप पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे टीथ जो होता है फूड को क्रश करता है और उसमें सलाइवा मिला देता है। तो इस प्रकार से जब उसमें सलाइवा मिल जाता है हमारे फूड में तो उसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और ये जो बोलस होता है इस फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। इस फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। और जब ये बोलस स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पर फर्दर डाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक इन द डाइजेशन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।